Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Tour. I hope all you are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिक्वेशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मतलब राष्ट्रीय आय जब हम गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना चाहिए और किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनकम जो है हम तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आप मूल्य वृद्धि विधि बोलते हो, इनकम मेथड आय विधि, और एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। तीनों से हमारा आंसर सेम आता है। जैसे मैंने आपको जब इसके इलस्ट्रेशन किए थे, हमने क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बताया था। तो तीनों मेथड्स में हमें नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, वो हम आज देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल्य वृद्धि विधि के प्रिक्वेशन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि भी बोलते हैं हम इसको। तो इस मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स। अगर आपने पुराने गुड्स बेच रहे हो या खरीद रहे हो, क्वेश्चन में आता है कि उसने ए लिमिटेड ने क्या किया, अपने पुराने गुड्स बेचे, तो उसको नेशनल इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जिस ईयर में इनका प्रोडक्शन हुआ था उस ईयर में क्या कर दिया गया था, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया गया था। तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। ठीक, पुरानी वस्तुओं को बेचना या खरीदना जो है, जैसे हम OLX या क्विकर से बेच रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कमीशन ऑफ ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आपने सेकेंड हैंड गुड्स बेचे, उसके बदले ब्रोकरेज या कमीशन मिला आपको। कई जो लोग होते हैं वो सेकेंड हैंड गुड्स का ही काम करते हैं। वो सेकेंड हैंड गुड्स 10,000 के गुड्स जो है 12,000 में बेच दिए, पुराना खरीद के पुराना ही बेच दिया। तो उस केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसने 10,000 की एक बाइक है, उसको 12,000 में बेच दिया, तो 2,000 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया, कमीशन हो गया। तो कमीशन उसकी सर्विसेज के बदले मिल रहा है। उसने सेवा दी है, टाइम निकाला, अपना मेहनत की है, उसके बदले मिल रहा है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड हैंड गुड्स को बेचना खरीदना नहीं किया जाता, बट उस पर जो कमीशन मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रहा है, उसको क्या किया जाएगा, इंक्लूड। ब्रोकरेज मतलब दलाली। तीसरा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, स्व उपभोग के लिए उत्पादन। देखिए, अगर आप अपने लिए कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसने 10,000 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस किया। 10,000 में से क्या किया उसने, 8,000 क्विंटल क्या करा, बेच दिया। 2,000 क्विंटल क्या करा, अपने लिए रख दिया। तो उस 2,000 को की जो वैल्यू होगी उसको भी हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए वो अगर प्रोड्यूस नहीं करता तो उसको क्या करता, मार्केट से खरीदता, तो जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, उस वैल्यू पे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है उनको नेशनल इनकम में क्या नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। क्योंकि आपको पता है जब हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं तो केवल किन गुड्स को लिया जाता है, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स को। तो कोई भी मध्यवर्ती गुड्स हो, जब वो फाइनल बनेगा तब उसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको नहीं लिया जाता। प्रोडक्शन फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये साफ पता लग रहा है कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लो कोई कंपनी है, लिक्कर का बिजनेस है, लिक्कर आपको पता है कि शराब, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से शराब बना के उसे बेच रहा है तो वो क्या नहीं किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ फैमिली मेंबर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हाउसवाइफ या कोई फैमिली का मेंबर अपनी फैमिली को कोई सर्विस दे रहा है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बाहर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरी एक सर्विस की एक वैल्यू है।
अगर मैं अपनी फैमिली में अगर किसी को पढ़ाता हूँ तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए उसको नेशनल इनकम में क्या नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। या कोई हाउस वाइफ है, वो बाहर काम कर रही है, तो उसको एक सैलरी है, एक मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, मौद्रिक मूल्य है उसका, मगर वो अपने घर पे पूरे दिन काम करती है तब भी उसको सर्विस के बदले कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी कोई भी क्या मौद्रिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो इसको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। अगला पॉइंट समझना है, इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर एक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ये तीनों मेथड में आता है लगभग। इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर एक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। इम्पुटेड वैल्यू का मतलब होता है कि जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हो, उसकी जो रेंट की वैल्यू है उसको भी क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसके 4 मकान हैं, 4 में से 3 किराए पे, 1 में खुद रह रहा है, तो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम चारों की रेंट की वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करके किस में लेंगे, हम नेशनल इनकम में लेंगे। चाहे वो किराए पे रह रहा है, मतलब किराए पे चाहे दिया है चाहे खुद रह रहा है, मगर उसको नेशनल इनकम में चारों को ऐड करके क्या लेंगे, हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अगला पॉइंट है अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब दोहरी गणना। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि नेशनल इनकम में इस चीज़ का जब उत्पादन विधि, प्रोडक्शन विधि से हम नेशनल इनकम फाइंड करने हैं तो डबल काउंटिंग का ध्यान रखना है, कहीं हम एक गुड्स को एक से ज़्यादा बार क्या ना कर दें, इंक्लूड ना कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है हमारे किसके, मूल्य वृद्धि विधि के। ऐसी कुछ पॉइंट्स हमारे इनकम मेथड के, कुछ पॉइंट तो सेम है, जो नए पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिक्वेशन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आय विधि से अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इसको भी ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया था, सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स। पुराने गुड्स आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उससे अगर कुछ इनकम हो रही है, जब हम उत्पादन विधि पिछले वैल्यू एडिशन मेथड में देख रहे थे तो हमने ये देखा था सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, इनकम वर्ड यूज नहीं हो रहा था। पुराने वस्तुओं का क्रय और विक्रय नेशनल इनकम में नहीं आता। इसमें क्या है, पुराने वस्तुओं को खरीदने और बेचने से जो इनकम आ रही है, क्योंकि हम किस मेथड को देख रहे हैं, इनकम मेथड, तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो ओरिजिनल रहे होंगे, नए रहे होंगे, तब वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुके होंगे। मगर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, अगर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज हमें मिल रहा है, वही पॉइंट है सेम, पुराने गुड्स को बेचने खरीदने से, तो उसे नेशनल इनकम में क्या किया जाएगा, इंक्लूड। ठीक, तीसरा पॉइंट भी सेम है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, स्व उपभोग के लिए उत्पादन। अगर आप नेशनल कुछ गुड्स अगर अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, जो मैंने अभी आपको किसान वाला एग्जांपल दिया था कि अगर वो 10,000 क्विंटल उगा रहा है, 10 में से 8 बेच रहा है, 2,000 अपने लिए रख रहा है, तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इलीगल इनकम, इलीगल इनकम आप जानते हो गैर कानूनी आय, तो गैर कानूनी आय इनकम, तो उसको क्या नहीं किया जाता, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि क्या है, वो लीगल नहीं है। ठीक, उसके बाद ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मैंने आपको बताया हुआ है हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय उसे कहते हैं जो यूनिलेटर होती है, एक तरफा होती है और बिना किसी सर्विसेज के हमें प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ये नेशनल इनकम में नहीं आती। अगर मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप बिजनेस के रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट कमा रहे हो, आपने लोन दिया तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कुछ दे रहे हो तब मिल रहा है, तो वो तो फैक्टरी इनकम हो गई, कारक आय। तो नेशनल इनकम में केवल कौन सी आती है, फैक्टरी इनकम। ट्रांसफर इनकम होती है जो वन साइडेड होती है, यूनिलेटरल, एक तरफा, जिसके बदले आप क्या नहीं करते, कुछ भी पे नहीं करते, तो उसे क्या, या कुछ सर्विस नहीं देते। जैसे मान लो किसी आदमी को आपने दान दे दिया, डोनेशन, ठीक, उसके अलावा क्या किया, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में या कहीं भी जो स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रही है, या किसी वृद्ध आदमी को वृद्धावस्था पेंशन या सीनियर सिटीजन जो पेंशन मिलती है, या विडो पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी वन साइडेड होती है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक, अगला है कमीशन एंड ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड एंड शेयर। अगर आप बॉन्ड और शेयर्स बेच रहे हो,
शेयर आप जानते हो, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड अगर आप बेच रहे हो तो या खरीद रहे हो तो ये नेशनल इनकम में नहीं होगा इंक्लूड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनसे कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई हेल्प नहीं कर रहे। बट अगर उनको बेचने पे आपको कमीशन और ब्रोकरेज मिल रहा है तो वो आपकी सर्विसेज का क्या है? इनाम है। आपको, आपने सर्विस दी, उसके बदले आपने क्या किया? अर्न किया, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इंपुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ये पॉइंट वही है जो पिछले में था, जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मकान में मकान मालिक रह रहा है तो उसकी जो किराए की वैल्यू है उसको भी नेशनल इनकम में क्या किया जाएगा? इंक्लूड। ठीक, मकान मालिक की, और किराए पे जो होंगे वो तो रहेंगे। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन का मतलब होता है अचानक प्राप्त आय। अचानक आपको अगर कोई इनकम मिल गई तो उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बदले आपने कोई सर्विसेज नहीं दी है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपके घर के नीचे से खजाना निकल गया, या आपके गांव से कहीं खेत खेत से हमें पुराने गहने जेवरात कुछ भी मिल गया, तो वो जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, विंडफॉल गेन मतलब अचानक कोई इनकम मिलती है। तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब होता है आयकर, जो किस पे लगता है? हमारी इनकम पे। तो हमें पता है कि इनकम जो होती है, चाहे कोई भी इनकम हो, वो तो राष्ट्रीय आय में आती है। तो अगर राष्ट्रीय आय में इनकम आ गई तो इनकम टैक्स तो इनकम का ही पार्ट हो गया ना, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, और अगला जो पॉइंट है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा क्या था? निगम कर, निगम लाभांश जो था हमारा, या अवतरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। ये तीनों के तीनों अगर आपने इनकम मेथड से क्वेश्चन को किए होंगे, जो उसके वो थे न्यूमेरिकल, तो आपको पता है तीनों के तीनों किसके पार्ट थे? प्रॉफिट के, लाभ के। और जब प्रॉफिट नेशनल इनकम में आ जाता है तो इन तीनों को नहीं लिया जाता। अगर वो दिया ना हो तो हम इन तीनों को जोड़ के क्या मानते? लाभ मानते, प्रॉफिट। इसलिए इन तीनों को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में जब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए जो मेन पॉइंट है हमारे किसके? इनकम मेथड के। अब देखते हैं हम तीसरे के एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें भी कुछ सेम ही है, बट जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम अब एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। उसके कुछ पॉइंट तो सेम है जो हमने पिछले दो मेथड्स में देखा कि क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी रखनी चाहिए। जो कुछ नए पॉइंट है उनके हिसाब से हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं पर व्यय। अगर आप फाइनल गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक्सपेंडिचर, व्यय, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। बट अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स पे कर रहे हैं, मध्यवर्ती गुड्स पे कर रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम में क्या नहीं किया जाएगा? इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहे हैं तो उसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, और एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। अगर आप शेयर और बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आप जानते हो शेयर और बॉन्ड केवल एक पेपर है, उससे कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर आपने शेयर खरीदे, कंपनी के पास पैसे है, उसके बाद वो आगे क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। तो शेयर और बॉन्ड केवल कागजी कार्रवाई है, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। खर्चे, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मतलब हस्तांतरित व्यय, जो मैंने आपको पिछले में बताया ट्रांसफर इनकम। तो अगर आप किसी को दान दे रहे हो, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हो, विधवा पेंशन दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो किसी को, आर्थिक सहायता, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने क्या किया? 50,000 रुपये अपने सब्जियों पे क्या किए? खर्च किए। तो आप जानते हो क्वेश्चन में वो ये पूछेगा कि एक रेस्टोरेंट ने 50,000 की सब्जी खरीदी, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? तो आप जानते हो कि उसने क्या करना, उस सब्जी को खरीद के फिर कन्वर्ट करके फिर उसको आगे क्या करना है? दूसरे रूप में बेचना है। तो इसलिए वो फाइनल गुड्स तो है नहीं, तो इसको क्या किया जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसी मान लीजिए रेस्टोरेंट का क्या आया? 10,000 रुपये बिजली का बिल आया,
इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? ये भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बिजली की कॉस्ट भी है उसको भी अपने गुड्स की कॉस्ट में लगा के अब फिर कस्टमर को क्या करेगा, आगे बेचेगा। तो ये भी क्या होगा, मतलब जो 10,000 का उसका बिल आया, और अगर वो 10,000 गुड्स बेच रहा है एक महीने में, तो 10,000 गुड्स में 1-1 रुपए क्या करेगा, बिजली के बिल की कॉस्ट भी ऐड करेगा, तब जाके वो कस्टमर को क्या करेगा, सामान बेचेगा। तो कोई भी खर्चा अगर क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट कर रहा है इस टाइम पे, तो वो क्या होगा, नहीं आएगा। बट अगर रेस्टोरेंट ने क्या किया, एक मशीनरी खरीदी, ठीक, उसने एक मशीनरी खरीदी, तो वो नेशनल, या उसने मान लीजिए एक एसी खरीदा, तो बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, तो उसके लिए तो वो क्या हो गया, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स। तो उसको क्या करेंगे हम, नेशनल इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक, उस पे किया गया जो खर्चा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बट जो है उसकी जो डेप्रिसिएशन है, या फिर जो उसके जो बाकी खर्चे जो हर महीने पे करता जा रहा है सामान का, या बाकी जो खर्चे, वो नेशनल इनकम में क्या नहीं किए जाएंगे, इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो NFIA वर्ड का यूज हो रहा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये NFIA मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसको अगर हम ऐड कर देते घरेलू आय में, डोमेस्टिक इनकम में, तो हमारी क्या आ जा रही थी, नेशनल इनकम। ठीक, तो जो मैंने अभी आपको प्रिक्वेशंस बताई, उसमें भी हमने इसका ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कई बार वो ये नहीं पूछता कि ये राष्ट्रीय आय में आएगी या नहीं आएगी, कई बार वो पूछता है डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय में आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम NFIA एक बार समझ लेते कि होता क्या है। तो NFIA जो होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दो चीज का डिफरेंस होता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। ठीक, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। हम दोनों का जो डिफरेंस है उसमें आता क्या क्या उसको समझते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो NFIA हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके अंदर 3 चीजें आती है। पहला होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ के वर्कर वहां काम कर रहे हैं अस्थायी रूप से, जो परमानेंट है या जैसे भी है, और जो वहां के वर्कर है यहां काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम का जो अंतर है वो क्या हो गया, हमारा नेट फैक्टर, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। हमारी वहां कंपनी है, या हमारे वहां लैंड है, घर है, फ्लैट है, हमने वहां पैसे दिए हैं, उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो ऐसी उनके भी यहां पे इंडिया में फॉरेनरों के, तो जो उन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त है, जिसके अंदर रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब आते हैं हमारे, या प्रॉफिट। तीसरा नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, विदेशों में निवासी कंपनी की शुद्ध प्रतिधारित आय। तो रिटेन अर्निंग का मतलब आप समझते हो रिजर्व, जो बचत है। अगर फॉरेन में कोई कंपनी है हमारी, उसकी कुछ सेविंग वहां पे भी होगी, और जो उनकी कंपनी यहाँ है उनकी सेविंग कुछ यहाँ पे भी होगी, तो उन दोनों का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं हम, थर्ड पॉइंट जो हमारा C। तो ये तीनों अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, NFIA आता है। ठीक, तो NFIA समझना जरूरी क्यों है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वो बोलता है कि इन पॉइंटों में बताओ कि नेशनल इनकम की जगह डोमेस्टिक इनकम में ये आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर बोले कि X की सैलरी है, नेशनल इनकम में आएगी तो हम लेंगे। अगर वो बोलेगा घरेलू आय में आएगी तब भी लेंगे। अगर वो बोल रहा है कि X जो है विदेशों में काम कर रहा है, तो हमें पता है कि NFIA का पार्ट हो गया, तो इसलिए हम उसको किस में नहीं लेंगे, घरेलू आय में नहीं लेंगे। घरेलू आय जो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, उसमें जब हम NFIA ऐड करते हैं ये पॉइंट, तब क्या आती है, हमारी नेशनल इनकम आती है। तो ध्यान रखना है, अगर वो घरेलू आय पूछ रहा है तो कोई भी बाहर की चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड हर बुक में काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें,
पहले उनको प्रॉपर समझना है। अगर डाउट्स निकलते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए ताकि पता लगता रहे क्या चेंजेस या क्या कमी हो रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।